चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। प्रकाश खाबा और अमित सेठ पिछले शो से हमारे साथ मौजूद हैं। निर्मल बैंक के विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स बताएंगे। साथ ही मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़ेंगे और टेक्निकल्स पर बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के श्रीकांत चौहान से। साथ ही बीएसई के बेमिसाल 151 साल और उसके शानदार सफ़र के बारे में आशीष बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक नज़र जरा आज के मार्केट एक्शन पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब डे हाई पर और क्रूशल लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स भी 77,000 के ऊपर अब ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी 57,300 पर, निफ्टी 178 पॉइंट ऊपर और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ भी अच्छे मूव्स हैं। कच्चा तेल अभी भी 78-88 पर है। रुपए में अभी भी रिकवरी नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात, इंडिया विक्स कोलैप्स हो रहा है। करीब करीब 9% गिरा है इंडिया विक्स। लेकर आइए जरा इंडिया विक्स को और ये देखिए किस तरीके से डे लो पर इस समय इंडिया विक्स आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ट्रेड तो नहीं करता इंडिया विक्स, काम मतलब कोट करता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब कुछ स्टॉक्स देखते हैं। कल्याण ज्वेलर्स टॉप गेनर अब एफ&ओ का 11% ऊपर हो चुका है। इसके अलावा स्विगी यहाँ पर अच्छे मूव है, करीब करीब 5.5% के। डिक्सन टेक, केन्स टेक, इटर्नल, लॉरस लैब्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, फोर्स मोटर्स, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मूव्स हैं। नीचे क्या है, डॉक्टर रेड्डीज़ एक नेगेटिव न्यूज़ के बाद यहाँ गिरावट है और थोड़ी सी डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग है। सोलार, मजगांव डॉक, ये सब स्टॉक्स थोड़ा सा नीचे हैं। नालको थोड़ा नीचे आया आज 2% के करीब। इसके अलावा आईटी में थोड़ी सी वीकनेस है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में। वीरू मार्केट्स at day high 24067 और निफ्टी बैंक 57,350, अब 57,000 के कॉल आई ट्रस्ट 20 डे सबके ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, मोमेंटम हल्का सा जनरेट होता हुआ। अब पैनल से बातचीत करते हैं। प्रकाश खाबा सर, अमित जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर विकास सालुके और सचिदानंद उत्तेकर जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। सचिन, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, कल के सत्र में हमने ग्लेनमार्क फार्मा पे एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। वो पर्टिकुलर ट्रेंड स्टैंड अभी भी यहाँ पर बरकरार है। जिस कन्विक्शन से वापस इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को छुआ है, मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है काउंटर में वो और भी थोड़ा सा स्ट्रेच होगा। तो जिस तरीके से डेटा है, कहीं पर भी डिस्टॉर्शन ऑफ मोमेंटम नहीं है, डिस्टॉर्शन ऑफ प्राइस एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करें, 2240 अभी मुझे लग रहा है जो एक एंट्री लेवल थी कल के सत्र में, वहां पर स्टॉप लॉसेस फ्रेश प्लेस किए जा सकते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। इंट्राडे के लिहाज से तो मोमेंटम है, बट मुझे लग रहा है पोजिशनली लगभग अराउंड 2400 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। सो पहला ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 2340 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 2400 का। खरीदारी करनी है ग्लेनमार्क फार्मा के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2240 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे आया है ऑन अ फ्रेश नोट वो है वारी एनर्जीज। काफी अच्छी डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट नजर आया है। एक ओवरसोल्ड कंडीशन से प्राइस एक्शन यहाँ पर पॉजिटिव हुई है एंड जिस तरीके से डेटा है, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में 3000 तक की एक रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में डेवलप हो जाए। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 2960 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3000 का। खरीदारी करने की सलाह है वारी एनर्जीज के फ्यूचर में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2855 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए ये वारी एनर्जीज यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। अमित जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। जी अनुज जी, पहली ट्रेड रहेगी एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी में जो पुल बैक आया है उसने 50 डेमा पे होल्ड किया है और एक अच्छा जोन है रिवर्सल का, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 2660 का, 2660 का और टारगेट्स रहेंगे 2750 के। दूसरा ट्रेड कंटिन्यूएशन ट्रेड ही रहेगा, मॉर्निंग में भी दिया था। आदित्य बिरला कैपिटल, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अब 10 डेमा भी यहाँ पे रिगेन हो गया, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस रिवाइज करके ले आएंगे 392 तक और टारगेट्स हमारे यहाँ पे 410 के रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी आपका ट्रेड्स हो गया। अब चलते हैं विकास जी के पास। विकास जी, आप क्या पिक कर रहे हैं?
और देखो दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो डिलीवरी यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से कल थोड़ा सा सेल ऑफ देखने मिला था, बट उसके बाद एक शार्प रिकवरी यहाँ पे देख रहे मिल रहा है। 515 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डिलीवरी में मुझे लगता है कि अपसाइड में 540 तक के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव साइड में। 506 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी यहाँ पे देखने मिलेगा, तो 506 के स्टॉप लॉस से 540 के लिए डिलीवरी को बाय करना है। दूसरा बाय कॉल रहेगा इंडस टावर, जहां पे हमने देखा कि एक रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और हमने लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में देखा कि एक अच्छा यहाँ पे अपमूव देखने मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो आरएसआई ओवरसोल्ड जोन से एग्जिट होते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अपमूव यहाँ पे कंसिडर होते हुए देखने मिलेगा टुवर्ड्स 420 के आसपास का। नीचे में 391 आज का जो ओपन और हाई, ओपन और लो जो सेम है, वहां पे स्टॉप लॉस रखना है 391 और 420 के टारगेट के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट बाय कर। ओके, चलिए ये हो गई विकास जी की 2 ट्रेड्स। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की? मुझे पसंद है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का सेटअप सही है, ट्रेड कर रहा है 8910, स्टॉप लगाएंगे 8850, करीब 60 रुपीज का। टारगेट रहेगा 9000। अपोलो हॉस्पिटल। सेकेंड स्टॉक जो पसंद है मुझे इसमें, जो एग्रेसिव कॉल है, ये है डाबर का। ट्रेड कर 445 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 440 का, 5 रुपए का। टारगेट रहेगा करीब 453। डाबर। ओके, डाबर भी अगर आप देखें आज रिवर्सल ट्रेड्स के जोन में अच्छा करता हुआ। मीन बायल फार्मा, जैसे कहते हैं ना, मीन हर तरफ रंगत फार्मा में नज़र आ रही है आपको। इवन फार्मा को देखिए, आप हेल्थ केयर को देखिए। अभी मेरे ख्याल से अपोलो किसी ने पिक नहीं किया, बट अपोलो हॉस्पिटल्स एट 8912, ये अपने अच्छा सॉरी ये मैं मैक्स सोच रहा था, लेकिन अपोलो तो शायद मेरे ख्याल से प्रकाश ने पिक किया। यस, इट्स 8910 डे हाई पर। मेरे स्क्रीन पर सारे के सारे ऑप्शंस डे हाई पर आके ट्रेड करते हैं। और जो सुबह मैंने एक स्टॉक मार्क किया था, दैट वाज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहला जो आज हमने बैंकिंग काउंटर लिया था एयू स्मॉल, एक बार वो भी लेके आइएगा। यहाँ पर भी ओवाई बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग 1042 पे 10 डेमा को हिट करता हुआ यहाँ पे ये। और क्या क्या अच्छा कर रहा है इस वक्त, एक बार लेके आइएगा। फोर्स मोटर्स कल क्रैक हुआ था, आज अच्छा करता हुआ। और मेरे स्क्रीन पे एक स्टॉक और आया, इसको मार्क करके मैं आगे बढ़ूंगा एट 2736। कल के कोलैप्स के बाद द केमिकल बास्केट में एसआरएफ अपने आप को थोड़ा सा रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। सचिन, एसआरएफ पर आपका टेक क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल स्टॉक था ये, सडनली 2 दिन का क्रैक और आप बड़े एवरेजेस पे आके बैठ गए। एसआरएफ पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है? विरुज जी, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसने एग्जिबिट किया था। 2700 लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट जोन था। एक रैली के बाद वापस उसी लेवल के आसपास एक कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़े से होप्स जरूर रखने चाहिए। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी अच्छी तरह डिफेंड कर रहा है, जो लगभग अराउंड सिमिलर लेवल्स के आसपास ही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ पर एक रिस्क ऑन ट्रेड लिया जा सकता है। 2705 का आप स्टॉप लॉस लगाए, बट ये स्टॉप लॉस आपको क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना होगा, बिकॉज वीकली चार्ट्स पे ट्रेंड काफी सिग्निफिकेंट है। एंड मुझे लग रहा है अगर यहाँ से मोमेंटम बनना है, तो मोमेंटम 2800 के ब्रेकआउट के बाद वापस रिज्यूम होगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेट करे, बट आइडियल लेवल है जहां पर एक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति डिप्लॉय की जा सकती है। तो 2705 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, एंड 2800 एक ब्रेकआउट जोन होगा जहां पर आपको पोजीशन रिव्यू करनी है। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए ट्रेड्स हो गई इस समय की। अब थोड़ा लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करते हैं। हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी रणनीति क्या है इस समय बाजार पर। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। क्या एक माने कि मार्केट अब मान रहा है कि जो कल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से गिरावट आई, ये सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन था, और जो एक बेसिक ट्रेंड मार्केट का था पिछले 2-3 महीनों का अप ट्रेंड का, क्या वो इंटैक्ट है या अभी एक वापस रिस्क ओपन हुआ है? आपका क्या व्यू होगा? अनुज, आई थिंक ये रिस्क तो इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कि ग्लोबल सिचुएशन में क्या चेंज हो रहा है, और उसी के कारण जो भी ग्लोबल में आप अक्रॉस एसेट क्लास में रिएक्शन देख रहे हैं, उसी का वो परिणाम है। नाउ वेदर हम उसको मान के चले कि वो कॉन्स्टेंटली और प्रॉबेबली इंक्रीमेंट होगा फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, आई थिंक मेरे आकलन के हिसाब से हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जो हमने प्रीवियसली देखी थी इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन ऑन द ऑयल प्राइसेस,
हमें लगता नहीं कि वहां तक ये पहुंचेगा. सो probably yes, कल का रिएक्शन only shows the vulnerability of the market and the sentiments, but हमें नहीं लगता है ये कि वो extended period तक ये रहेगा, which means कि जो रिकवरी हमने देखी है, I think which it should resume, probably in some time. ओके चलिए, तो ये सॉरी वैभव जी, एक दूसरा सवाल आपसे पूछना चाह रहा था. पिछले कुछ दिनों में एफआईआईज की बाइंग लौटी है, छिटपुट ही सही, और प्राइवेट बैंक्स की एक साइन आ रही है कि जो अंडर परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो रही है. क्या ये एक ट्रेंड में बदल सकता है आगे जाते हुए? अनुज, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि अगर हम ये इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर हम हमारी मैक्रो सिचुएशन को देखते हैं तो आप ऑयल की तरफ देखिए या रूपी की तरफ देखिए, काफी स्टेबिलिटी इंक्रीमेंटली आ रही है. और स्पेशली जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफसीएनआर डिपॉजिट्स अच्छी रहेगी इन नेक्स्ट क्वार्टर और सो, हमें लगता है कि जितनी भी वरीज थी फ्रॉम अ मैक्रो साइड, आई थिंक वो सुलझ रही है. एट द सेम टाइम अगर हम ग्लोबल एआई ट्रेड की बात करते हैं तो हमने देखा कि लास्ट 1.5 to 2 years में चाइना, ताइवान और कोरिया में काफी फ्लो गया है. और इंटरेस्टिंगली जब से क्वेश्चंस चालू हुए हैं कि वैल्यूएशंस कैसे हैं, वहाँ एआई प्लेयर्स रिटर्न बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तब से हम देखें कि चाइना, ताइवान और कोरिया में काफी एफपीआई आउटफ्लो भी हुआ है. सो हमें ये भी लगता है कि ये रीबैलेंसिंग भी है थोड़ा बहुत, और बिकॉज के हमारे मैक्रोस बेहतर कर रहे हैं, हमारी अर्निंग्स बड़ी स्ट्रांग है, ये आई थिंक री राउटिंग ऑफ फ्लो, अगर ये सिचुएशन बरकरार रही तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफी एफपीआई फ्लो, इनफ्लो कंटिन्यूड रहेगा ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years. अच्छा वैभव, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ. एक दो स्पेस मैं किक करके कईयों के नाम ले सकता हूँ जहाँ पे स्टोरी कोलैप्स हुई थी, है ना, और उसके बाद स्टॉक्स बेस्ट परफॉर्मर थे स्पेस के. मैं ईएमएस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ. कुछ ही समय के अंतर्गत जब से ये ट्रेड वॉर शुरू हुई थी ना, तब से अगर आप देखें वो प्राइस डैमेज शुरू हुआ था, वरना स्टॉक्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी, मल्टी ईयर हाई, डेकेड हाइस पे ट्रेड कर रहे थे. बट धीरे धीरे रीबिल्ड हो रही है स्टोरी. सरकार बहुत सारे, अगर आप देखें तो जो ड्यूटीज़ हैं उसको रेशनलाइज कर रही है, ताकि अगर आप देखें आप राहत फील कर सकें. ईएमएस स्टोरी फिर रीबिल्ड कर रही है, एटलीस्ट प्राइस वाइज तो कर रही है. आपका टेक इस पे क्या है? See, my take is very simple here कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन एंड स्पेशली ईएमएस अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट का बहुत ही लेजर फोकस रहा है और रहेगा भी आगे जाके, बिकॉज ऑफ के हमें एज अ कंट्री खुद की डिपेंडेंसी रखनी चाहिए और ये कैपेबिलिटीज एज अ कंट्री बिल्ड करनी चाहिए फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग पर्सपेक्टिव. वी डू थिंक के ये शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टोरी है. ऑफ कोर्स इन बिटवीन, बिकॉज के ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, कभी कभार मेमोरी चिप्स की मेमोरी प्राइसेस बढ़े तो उसका असर हुआ है, बट दीज आर ऑल टेम्पररी थिंग्स. अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखें, सरकार की दिशा वेरी क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग में हमें जोर देना है, फोकस है, और आगे जाके भी एन नंबर ऑफ मेजर्स आते रहेंगे, ये हमारी अपेक्षा और संभावना है. सो आई थिंक ये सेक्टर फ्रॉम पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट अच्छा कंपोनेंट रह सकता है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म रिटर्न स्टैंड पॉइंट. अच्छा, न्यू एज स्टॉक्स में भी वैभव जी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है. बड़े सिवियर प्राइस डैमेजेस के बाद लोगों को थोड़ा सा प्राइस कंफर्ट दे रहे थे. स्विगी में एक रिवर्सल है. एटर्नल वैसे ही स्ट्रॉन्ग था, स्टिल स्ट्रॉन्ग एट 290. लुक एट एफएसएन ई कॉमर्स, क्या नंबर थे, क्या अपडेट्स थे? आपका इस सेगमेंट पे क्या व्यू है इस वक्त? हमारा ये व्यू बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है फ्रॉम अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि जो भी प्लेयर्स फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जिसकी रीच बहुत ही ज्यादा है और लॉजिस्टिक्स प्रीटी मच इन प्लेस है फ्रॉम अ बैक एंड परस्पेक्टिव, ये कंटिन्यू करेंगे मार्केट शेयर ग्रैब करने को. और जैसे जैसे मार्केट शेयर बढ़ती जाएगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव. सो आई थिंक हमारा व्यू रहा है कि ये सेगमेंट में लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं.
बट ये साथ में ध्यान में महज रख के कि शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी रह सकती है ये सभी बिजनेस मॉडल में, प्योरली बिकॉज ये इवॉल्व हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल्स. सो यू मे सी शॉर्टर टर्म वॉलेटिलिटी. फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म आई थिंक अपॉर्चुनिटी सेट बहुत ही बढ़िया है. टेक्नोलॉजी अगर आप फैक्टर इन करते हो तो जिसकी भी टेक्नोलॉजिकल एज है आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू डू वेल. अच्छा, कैपिटल मार्केट स्पेस पर आपका क्या व्यू है? अभी इसके सबसे बड़े प्लेयर का आईपीओ आएगा उससे पहले हमने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी बीएससी एमसीएक्स में, लेकिन बाकी स्पेस में एसेट मैनेजमेंट वगैरह में काफ़ी अच्छे मूव्स हैं. एक एसेट मैनेजमेंट का एक और आईपीओ आ रहा है, सबसे बड़े म्यूचुअल फंड का. इस समय आपका कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर क्या व्यू रहेगा? कैपिटल मार्केट स्पेस जो भी लॉन्गर टर्म मार्केट में रहा है हैज ऑलवेज हैड दैट ओवरहैंग फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट के, और हमेशा समझ थी यही कि सिक्लिकल बिजनेस है तो उसको उस हिसाब के मल्टीपल दिया जाए. बट द अंडरलाइंग फैक्ट जो चेंज हुआ है, जहां एक सिंपल स्टैट है जो 3 या 4 करोड़ डीमैट अकाउंट से 16 करोड़ 17 करोड़ डीमैट अकाउंट हुए हैं, आई थिंक ऑन एन ओवरऑल ओनली वो दिखा रहा है और दर्शाता है कि जो वाइडर पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिटेल टुवर्ड्स द कैपिटल मार्केट्स, अगर वो बेस ही इटसेल्फ काफी इंक्रीज हो चुका है, तो लॉन्गर टर्म स्टोरी फ्रॉम अ कैपिटल मार्केट स्टैंड पॉइंट आई थिंक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव है. जैसे मैंने कहा कि हम ऑलवेज डिबेट करते रहेंगे कि वैल्यूएशंस कौन से सही है कौन से गलत है, बट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेट बहुत ही स्ट्रांग है, विच मीन्स के ऑन डिक्लाइंस जब भी ये सेगमेंट में हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई थिंक दे शुड बी लुक फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म स्टैंड पॉइंट. ओके, कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी क्या प्रेफरेंस होगी आपकी यहाँ पर? आप ये भी बोल सकते हैं कि दोनों. श्योर अनुज, आई थिंक कंज्यूमर्स एक है, हम थोड़े इवैल्यूएट करेंगे पॉसिबली एल नीनो इफेक्ट और मॉनसून्स पूरी कैसी सीजन खत्म होती है उस हिसाब से. हमने देखा है कि एटलीस्ट इन द लास्ट वीक या वीक एंड हाफ थोड़ी बहुत डेफिसिट कम हुई है, बट आई थिंक वी नीड टू सी लॉट मोर गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2 months. अगर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा अगर मॉनसून का, तो प्रॉबेबली कंज्यूमर स्टोरी आई थिंक बड़ी स्ट्रांग रहेगी. लास्टली हमें नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में जीएसटी बेस इफेक्ट भी दिखना चालू होगा. सो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम वेट एंड वॉच अप्रोच रख रहे हैं हम फ्रॉम अ कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट. अगर मॉनसून ठीक रहे तो इट कैन बी एन अट्रैक्टिव स्टोरी. ओके, अच्छा बाबू जी, अभी तो खैर एक बार फिर से हम एक ऑयल शॉक विटनेस कर रहे हैं. कल से आज के बीच में $10 का अंतर आ गया, लगभग 10 से 9 का. तो ऑटो में थोड़ा पेन है, बट जैसे ही क्रूड रिट्रेस हुआ था टुवर्ड्स 70-71, हमने ऑटो में एक अच्छा मूव देखा था, है ना. वो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था. टू व्हीलर स्टॉक्स पे भी आया था, ईवी स्टॉक्स में थोड़ा शार्प था. एंसिलरी स्पेस में सीएट इज डूइंग क्वाइट वेल. ऑटो में आपकी चॉइस क्या करिए इस वक्त? अलाइनमेंट कैसा है आपका इस वक्त ऑटो में? अगर वीरेंद्र आपने सही कहा, जैसे ईवी स्पेस में काफी फोकस है गवर्नमेंट का और वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स का, तो हमें लगता है कि ये एक स्पेस है जहां हम कंटिन्यूअस ग्रोथ देख पाएंगे. सेकेंडली, क्वार्टर के हिसाब से हम देखें तो आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम थोड़ा मार्जिन प्रेशर्स देखेंगे, प्योरली बिकॉज कि रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी गए हैं ऊपर और कमेंसुरेट प्राइस इंक्रीजेस आई नहीं है. सो प्रॉबेबली एक क्वार्टर का हम पेन देख सकते हैं फ्रॉम अ रिजल्ट स्टैंड पॉइंट. लास्टली आई थिंक वॉल्यूम्स जिस हिसाब से मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं हैज बीन वेरी वेरी एनकरेजिंग. सबको लग रहा था कि आई थिंक वो इनिशियल 2 क्वार्टर के बाद थोड़ा सबसाइड हो जाएगा, बट आई थिंक ये वॉल्यूम ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहा है. अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो इवन इफ दे ग्रो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म ग्रोथ रेट परस्पेक्टिव, माय सेंस इज कि ये अर्निंग स्टोरी अच्छी रहेगी एटलीस्ट फ्रॉम अ कंसिस्टेंसी स्टैंड पॉइंट. सो नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम बट एट डिक्लाइंस व्हेन क्वार्टरली रिजल्ट्स कम, जहां मार्जिन प्रेशर हम देख लेंगे, उसके बाद ये सेक्टर को देखना चाहिए. ओके, चलिए, तो यहाँ पे ऑटो पर भी आपकी पोजीशनिंग क्लियर हो गई. एक दो थीम्स जो कि अब पिछले मैं कह सकता हूँ कि 20 दिन में रीबिल्ड कर रही थी, उसमें एक और चीज़ थी. मैंने ईएमएस से चर्चा शुरू की थी वैभव जी,
व्हाट अबाउट होटल्स? होटल्स में एक अच्छा रीजनेबल पुलबैक है। ये छुट्टियों का सीज़न कैसा गया, किस प्राइसिंग पे गया, किस ऑक्यूपेंसी पे गया, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपका टेक होटल्स पे इस वक्त? जी, आई थिंक जैसे जैसे डोमेस्टिक ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को एनकरेज और बढ़ावा मिलेगा, एनकरेजमेंट और बढ़ावा मिलेगा, तो और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा अक्रॉस द बोर्ड, दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली हैज लॉन्गर वे टू गो। जहां दो चीज, नॉट ओनली ऑक्यूपेंसी बट फ्रॉम एन एवरेज रूम रेंट के हिसाब से भी यहाँ से बढ़ावा हम देख सकते हैं। So India as a country is under-penetrated in terms of the hotels as well. So काफी ऐसी जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है, काफी ऐसी अनटैप्ड जगह है जहाँ होटल्स की एक्सपेंशन की बहुत ही गुंजाइश है. So from a medium to longer term perspective, I think ये सेक्टर बहुत ही बढ़िया है. The only thing one has to watch out for कि हम क्या वैल्यूएशन स्पेस में ले रहे हैं. That has always been the concern. Our decrease in value or decrease in price होता है या valuation थोड़े cheaper होते हैं, तो probably constructive view लिया जा सकता है. वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट में इस समय मोमेंटम बना हुआ है 77,000 के ऊपर सेंसेक्स पर। निफ्टी हालांकि वो 24,050 के जोन में आखिरी थोड़ा सा अटक रहा है, लेकिन देखते हैं अब उसको हम क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं बीएससी की। बीएससी को 151 साल हो चुके हैं। जी हाँ, और एक चीज़ कहेंगे, आप मुंबई में आ जाएं, एक से एक बिल्डिंग बन गई है, सब नए लेवल की बिल्डिंग बन गई है, लेकिन आज भी अगर बीएससी की बिल्डिंग की जो बात की जाए वो सबसे आइकॉनिक है और एक उसका एक अलग ही एक रुतबा है आज भी। 151 साल पहले शुरू हुआ, एक बरगद के पेड़ के नीचे शुरू हुआ था ये एक्सचेंज। वैसे दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंजेस में से एक है। आशीष से पूरी हिस्ट्री जानते हैं। आशीष, बताइए। सर, गजब की जर्नी रही और जैसे कि आपने बताया कि एक पेड़ के नीचे से शुरुआत हुई थी, बरगद बैनियन ट्री के नीचे से 1875 में आज ही के दिन, और वहाँ से अगर आप देखें तो बीएससी ने क्या नए हायर हाइज, नए कीर्तिमान यहाँ पर लगातार हासिल किए हैं। शुरुआत की थी प्रेमचंद रॉयचंद ने, और वहाँ से अगर आप देखें तो ये भारत का सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। अगर आप पूरी दुनिया भर में भी देखें ना तो 10वां सबसे पुराना एक्सचेंज ये माना जाएगा। लेकिन पुरानी शुरुआत है, नई टेक्नोलॉजी का अब साथ है। अब आप देखें पूरी दुनिया भर में एग्जीक्यूशन स्पीड के लिहाज से देखें तो बीएससी ने लगातार नए कीर्तिमान हासिल किए हैं। अब जो लास्ट अपडेट हमारे पास है उसके मुकाबले आप देखें तो इनका जो ऑर्डर रिस्पांस टाइम है ये 6 माइक्रो सेकेंड है, यानी एक बार आपने पलक झपकाई और सैकड़ों ऑर्डर यहाँ पर हो गए। इस प्रकार की एग्जीक्यूशन स्पीड यहाँ पर आपको देखने को मिली है। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज के मामले में आप जानती होंगे एक एक्स ग्रुप होता है जो कि एक्सक्लूसिवली बीएससी होता है, तो 5500 से ज़्यादा कंपनियां बीएससी पे लिस्टेड है जो कि एनएससी के मुकाबले तकरीबन दुगनी है। लेकिन ये जो हम्बल बिगनिंग शुरू हुई थी, लगातार बड़े मूव देखने को मिले, फिर बीएससी था सबसे बड़ा, फिर उसको एनएससी ने चैलेंज किया। लेकिन अब ओवर द इयर्स आप देखें ना तो इस एक्सचेंज ने अपना पूरा फोकस किया टर्न अराउंड के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से डेरिवेटिव्स में एक सर्ज आया था, राइट प्लेस पर एकदम राइट टाइमिंग, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज किया। और मई 2023 में जो बैंकेक्स और सेंसेक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन्हें रीलॉन्च किया गया और वहाँ से आप देखें तो लगातार डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में सर्ज देखने को मिला। अब आप स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो बीएससी अभी भी बहुत पीछे है एनएससी के मुकाबले, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 30 से 37% का जो मार्केट शेयर है ये लगातार ऑन एंड ऑफ हासिल करती रहते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की, तो शानदार जर्नी रही है। अब पिछले 3 साल में आप देखें तो FY24 में करीब 1568 करोड़ की रेवेन्यू थी, वहाँ से आप देखें तो 4834 करोड़, यानी तकरीबन 74% CAGR है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि टॉप लाइन बढ़ी, आप बॉटम लाइन को तो देखिए एक बार। FY24 में 772 करोड़ का मुनाफा था जो अभी 2487 हो गया FY26 के एंड में, यानी
3 साल में जो मुनाफे की ग्रोथ है इसमें 124% का CAGR है। क्या वॉल्यूम सर्च की गई है, मार्केट में पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ता गया और जैसे जैसे BSE बढ़ा लोगों की वेल्थ भी बढ़ती गई, खासतौर पर उनकी जिन्होंने BSE में बहुत शुरुआत से निवेश किया। अब आप इसकी रिटर्न प्रोफाइल एक बार के लिए देखिए, 1 साल बहुत शानदार और ये पूरी कैपिटल मार्केट की थीम लगातार हम डिस्कस करते रहे। 49% का सर्ज है, लेकिन 5 साल जिसने BSE अपने पोर्टफोलियो में शामिल रखा, 38 टाइम्स की मैसिव वेल्थ क्रिएशन BSE ने करके दिखाई है। जी हाँ, तो ये वेल्थ क्रिएशन की कहानी और इस 150 साल के सफ़र की कहानी अगर आप देखें छोटे से लगभग 2 मिनट के अंदर आशीष ने पिरवाई। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। BSE के ये लंबे सफ़र का जिक्र करते हुए 3783 और पिछले 2 दिन से एक्सचेंजेस में बाइंग फिर से लौटी है। खैर इस पर हम आगे लौटेंगे, लेकिन पहले बातचीत करते हैं कोटक सिक्योरिटीज से। श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। एटलीस्ट कल के कोलैप्स के बाद इंडिसेस अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फर्दर कोलैप्स नहीं हुआ और कल के लोज प्रोटेक्टेड हैं। सो फार सो गुड। आपकी प्लेसमेंट इन स्टॉक्स पे कैसी है, क्या चीज़ कर रहे हैं आप? रिवर्सल कहाँ ज़्यादा अच्छे आएंगे अगर बाजार कल के लो को सिक्योर करके रखे तो? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कल के सीवियर फॉल के बाद मार्केट को हायर लेवल पे सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट जो सेल ऑफ था वो 500 पॉइंट का था ऑलमोस्ट, और अगर हम रिट्रेसमेंट निकाले तो ऑलमोस्ट 24,100 150 के करीब लगता है कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन मोर देन दैट मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा, हायर लेवल पे प्रेशर रहेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वापस मार्केट में सक्रिय हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि फार्मा स्टॉक्स स्पेशली डिफेंसिव्स में काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और सभी फार्मा स्टॉक्स में अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट जैसा फॉर्मेशन बना है, इंक्लूडिंग डिवीज लेबोरेटरीज जो मैक्सिमम हाईएस्ट वॉलेटाइल स्टॉक है, वहां पे भी आप देखेंगे तो अच्छा एक टेक्निकल ब्रेकआउट है। तो मुझे लगता है फार्मा में अच्छा रिवर्सल आज बना हुआ है। EMS सेक्टर में अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न हमें देखने मिल रहा है और कुछ एक डिफेंस स्टॉक्स में भी बाइंग इंटरेस्ट लौट रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर हम देखें तो किसमें क्या कौन से फॉर्मेशन बने हैं, तो यहाँ पे सन फार्मा नो डाउट काफी अच्छा चल चुका है, वो भी हमारे बाइंग लिस्ट में है। 2200 का टारगेट हमें लगता है। लेकिन करंट लेवल से मुझे लगता है वीरेंद्र हमें औरोबिंदो फार्मा कंसिडर करना चाहिए। 1590 1600 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है। टारगेट्स नजर आते हैं 1660 रुपए के, 1650 1660 के। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 1570 का। इसके अलावा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो 4350 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक रैली के बाद एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है जो कंटिन्यूएशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो 4350 4360 में इसे खरीदना चाहिए। टारगेट्स नजर आते हैं 4450 के और 4450 4500 के, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 4270। ओके श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट डे हाई पर है इस समय, इस शो को समेट रहे हैं और इसके बाद आप जुड़िए कंचन और श्रेया के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन के।